अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एथिकल हैकिंग बेसिक्स ऑन उर्दू आईटी अकेडमी। आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है, दैट इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस सीरीज़। और आज के इस लेक्चर में विल बी टॉकिंग अबाउट द रिपोर्ट राइटिंग एंड कंक्लूजन ऑफ दिस कोर्स। तो सबसे पहले एक क्विक रिव्यू ऑफ आवर कोर्स आउटलाइन। हमारा जो कोर्स था इज़ बेस्ड ऑन 6 मॉड्यूल्स, और फर्स्ट मॉड्यूल वाज द इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग एंड पेन टेस्टिंग, जिसमें हमने व्हाट इज़ हैकिंग और हैकर्स के टाइप, फिर CIA ट्राइड, फेजेस ऑफ हैकिंग और इन चीज़ों को काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। देन वी मूव टूवर्ड्स दी अंडरस्टैंडिंग हैकिंग वर्ल्ड कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने वेब हैकिंग और इनकी टर्मिनोलॉजीज लाइक एसक्यूएल इंजेक्शन, XSS, CSRF, इन चीज़ों को हमने देखा था, समझा था। और मोबाइल एप्लीकेशन की जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करी थी कि भाई व्हाट इज़ SSL पिनिंग और कोड ऑफिस्केशन। एंड देन हमने OAPS टॉप 10 को भी देखा था कि व्हाट आर दीज। हमारा उसके बाद मॉड्यूल था सोशल इंजीनियरिंग का, जिसमें हमने सोशल इंजीनियरिंग को पढ़ा था और एक स्पूफ्ड ईमेल भी हमने करी थी एज अ पार्ट ऑफ आवर लैब। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल हमारा सिस्टम हैकिंग का। इस मॉड्यूल में हमने काली लिनक्स को यूज़ करा था और काली लिनक्स के टूल्स लाइक Nmap, मेटास्प्लॉइट, इन पे भी बात करी थी। Nmap की हमने स्कैनिंग टेक्निक्स, स्क्रिप्टिंग इंजन और एक ब्रूट फोर्स अटैक भी हमने लॉन्च करा था यूजिंग Nmap। वल्नरेबिलिटी स्कैनर वी हैव डिप्लॉयड एंड यूज दी नेसेस। और मेटास्प्लॉइट का हमने आर्किटेक्चर समझा था कि व्हाट इज़ मेटास्प्लॉइट, उसकी ऑक्सिलरीज, पेलोड्स और एक्सप्लॉइट्स में डिफरेंस क्या होता है एंड हाउ वी कैन एक्चुअली यूज़ इट। और इसके साथ एक टूल मुझे याद है MSF Venom भी हमने यूज़ करा था। और ब्रूट फोर्स अटैक हमने देखा था थ्रू हाइड्रा एंड Nmap। सिस्टम बैकडोर्स के ऊपर हमने बात करी थी, वेब बैकडोर्स, PHP शेल्स, इस तरह की चीज़ें हमने देखी थी। पिविटिंग को हमने देखा तो इसको प्रैक्टिकली लैब में करा भी था कि दैट वी हैव पिविटेड इनटू द नेटवर्क टू द इंटरनल नेटवर्क फ्रॉम DMZ। और उसके बाद नेटवर्क स्निफिंग एंड स्पूफिंग का जो हमारा मॉड्यूल था, वी हैव डन दी स्निफिंग एंड स्पूफिंग ओवर दी नेटवर्क। आप पॉइजनिंग हमने करी थी और DNS स्पूफिंग और इसके जो DNS अटैक्स होते हैं इसके ऊपर हमने बात करी थी इन दिस मॉड्यूल। उसके बाद जो हमारा प्रीवियस लेक्चर जो था वो वाज ऑन वायरलेस हैकिंग, और वी हैव डन दी प्रैक्टिकल कि हम एक किसी वायरलेस नेटवर्क को किस तरह कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, और उसकी रिकमेंडेशन और फिक्सचर्स के ऊपर भी हमने बात करी थी। दिस इज़ द लिस्ट ऑफ टूल्स जिसको आप एक क्विकली रिव्यू कर सकते हैं कि रिकॉनेसेंस से लेके एक्सप्लॉइटेशन तक हम किन टूल्स के थ्रू हम गुजरे और जिन पे हमने काम करा। और आई थिंक के अब हम आते हैं रिपोर्ट राइटिंग की तरफ। तो रिपोर्ट राइटिंग का एक सैम्पल रिपोर्ट मैंने बनाया हुआ है। दिस इज़ नॉट द एक्चुअल रिपोर्ट, बट जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए आई हैव मेड जस्ट अ सैम्पल रिपोर्ट, और इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल होगा। तो दिस इज़ द फर्स्ट पेज ऑफ द रिपोर्ट, ठीक हो गया, एंड वी कॉल इट अ कवर पेज। कीप इट सिंपल। और इसके कुछ ये कंपोनेंट्स हैं। सबसे ऊपर इज़ द रिपोर्ट यूनिक रेफरेंस नंबर, और ये आप जब भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी सिस्टम की सिक्योरिटी असेसमेंट करते हैं तो आप उसको एक यूनिक रेफरेंस नंबर देते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस, ठीक हो गया। देन द लोगो ऑफ योर कंपनी। द थर्ड थिंग इज की रिपोर्ट नेम। फॉर एग्जांपल, इफ इट्स अ सिक्योरिटी असेसमेंट रिपोर्ट यू हैव टू मेंशन इट। असेसमेंट टाइप, वेदर इट वाज अ ग्रे बॉक्स, वाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स। हमारी जो ये रिपोर्ट है इट्स अ ब्लैक बॉक्स, ठीक हो गया। और डेट, जिस डेट को आप इशू रिपोर्ट इशू करते हैं। नाउ द कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज देयर, आपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है। एंड देन लास्ट थिंग इज द डिस्क्लेमर ऑन दिस पेज। फिर आ जाता है आपका रिपोर्ट इंडेक्स। यहाँ पे आपका ओवरऑल रिपोर्ट का जो इंडेक्स होता है वो यहाँ पे पब्लिश होता है। फिर इंट्रोडक्शन टू द रिपोर्ट का होता है पेज नंबर 3, यहाँ पे जो हो पब्लिश हुआ हुआ है। और यहाँ पे आप एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं अबाउट द रिपोर्ट, कि इस रिपोर्ट में एक्चुअली है क्या, ठीक हो गया। देन द फोर्थ पेज, जो कि एग्जीक्यूटिव्स और मैनेजमेंट के लिए होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड इट्स अ रियली इंपॉर्टेंट पेज, ठीक हो गया। इस पेज के जो कंपोनेंट्स होते हैं, सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव बताते हैं। ऑब्जेक्टिव में आप डिफाइन करते हैं कि आपने एक्चुअली इस एक्टिविटी में आपको ऑब्जेक्टिव क्या था। देन स्कोप ऑफ पेन टेस्टिंग, कि आपके पास क्या क्या नॉन डिटेल्स थी, क्या इन्फॉर्मेशन थी और क्या क्या आपके स्कोप में इंक्लूडेड था। थर्ड थिंग इज द एग्जीक्यूटिव समरी। एक बात याद रखें, एग्जीक्यूटिव समरी में यू हैव टू यूज द ईजी लैंग्वेज, never use any technical jargons or buzzwords, because executive or your directors never understand the technicalities or technical details of the system. If you go to them and tell them कि भाई I have found a RCE, remote code execution, on one of your top level system, important system, so they will never understand it कि भाई what is RCE. They'll just say कि okay जी, go and fix it. But if you tell them the impact कि जी I can compromise
your financial system, and I can execute or run any command, any instruction on it, and I can take any advantage or benefit out of it. So they will be serious about it because they understand the impact of your finding. ठीक हो गया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यू डोंट हैव टू यूज द टेक्निकल jargons इन एग्जीक्यूटिव समरी. ठीक है? डोंट डू स्टोरी टेलिंग ओवर हेयर. ठीक है? कीप इट एज ईजी एंड सिंपल एज यू कैन. द लास्ट कंपोनेंट ऑफ दिस पेज इज द वल्नरेबिलिटी चार्ट. हेयर आप बताते हैं भाई कितनी हाई लेवल, मीडियम एंड लो लेवल वल्नरेबिलिटीज़ हैं. हमारे केस में एक हाई है, एक मीडियम एंड 0 लो लेवल वल्नरेबिलिटीज़. अच्छा जी, रिपोर्ट राइटिंग का टेक्निकल साइड, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी टेक्निकल टीम जिन्होंने वल्नरेबिलिटीज़ को फिक्स करना होता है या एड्रेस करना होता है वो कंसिडर करते हैं. ठीक है? तो यहाँ पे आपकी फाइंडिंग का नाम आ जाता है, उसकी हेडिंग आ जाती है. देन आप यहाँ पे स्कोरिंग बताते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन देते हैं, पीओसी बताते हैं. पीओसी में आप एक वैलिड स्क्रीनशॉट लगाते हैं जिसके अंदर यू हैव शोन इट टू देम कि जी दिस इज़ द वल्नरेबिलिटी और इसका ये इम्पैक्ट है. सोल्यूशन देते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं, और इसके अलावा अगर कोई आपको रेफरेंस देना होता है फॉर एनी CVE रेफरेंस और एनी अदर रेफरेंस, तो आप यहाँ पे उसको दे सकते हैं. अच्छा जी, स्कोरिंग में हमारे पास टेक्निकल POC में जो स्कोरिंग होती है इसमें हमें बताना होता है कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट, सेवेरिटी एंड एक्सप्लॉइटेबिलिटी, जो भी आपकी फाइंडिंग है उसकी. ठीक हो गया? इम्पैक्ट हमारे पास कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी के ऊपर डिस्क्राइब होता है. ठीक है? CIA क्या होता है, ये हमारा लेक्चर नंबर 3 था जिसमें हमने CIA ट्राइड के ऊपर बात करी थी. अगर आपकी कोई फाइंडिंग है वो कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच कर रही है या इंटेग्रिटी या अवेलेबिलिटी ब्रीच कर रही है, तो आप इसके थ्रू उसका इम्पैक्ट बताएंगे कि जी इस फाइंडिंग का इम्पैक्ट सिर्फ ये है कि आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो रही है या ये तीनों चीज़ें ब्रीच हो रही हैं. देन आप सेवेरिटी डिफाइन करते हैं कि इसकी सेवेरिटी क्या है, क्रिटिकल, हाई, मीडियम, लो. बाज़ ऑर्गेनाइजेशंस अपने कुछ लेवल्स बना देते हैं, लेवल 1 2 3 4 5 सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है? तो हम लोग जो यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम जनरली लो, मीडियम, हाई और क्रिटिकल के सेवेरिटीज़ यूज़ होती हैं. एक्सप्लॉइटेबिलिटी ये बताता है कि इस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करना कितना आसान है या मुश्किल है. ठीक हो गया? इसमें एक चीज़ हम कहते हैं कि भाई प्रोबेबिलिटी क्या है. आपकी जो वल्नरेबिलिटी है, जो आपने फाइंडिंग है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है. प्रोबेबिलिटी मीन्स के क्या चांसेस हैं इसकी ऑकरेंस के. ठीक है जी? मतलब कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि ये वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट होगी. अब ये चीज़ किन चीज़ों पे डिपेंड कर सकती है प्रोबेबिलिटी. फॉर एग्जांपल, आपका जो सिस्टम है वो इंटरनेट पे होस्टेड ही नहीं है, वो इंटरनल नेटवर्क पे पड़ा हुआ, गिनती के 3 यूज़र उसे यूज़ करते हैं. तो उसमें एसक्यूएल इंजेक्शन भी हो या रिमोट कमांड, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन भी हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है जस्ट बिकॉज कि उसके यूज़र्स इतने नहीं है, वो इंटरनेट पे एक्सपोज नहीं है. 3 4 यूज़र्स हैं जिनके पास उसकी एक्सेस है और कोई उसको एक्सेस नहीं करता. ठीक है? तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है. इम्पैक्ट क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी तो कम है लेकिन इम्पैक्ट उसका किस चीज़ पे डिफाइन होता है कि आप उस सिस्टम को, वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके कर क्या सकते हैं. फॉर एग्जांपल, आपने वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके पूरे जो है सिस्टम का डेटाबेस को डाउनलोड कर सकते हैं, इवन उसको मॉडिफाई कर सकते हैं या उसको डिलीट कर सकते हैं. तो दिस इज़ द इम्पैक्ट कि इस सेवेरिटी का इम्पैक्ट हो रहा है. ठीक हो गया? तो आप जो सेवेरिटी डिफाइन करते हैं, इन चीज़ों को, प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट को मद्देनज़र रखते हुए आप उसकी सेवेरिटी डिफाइन करते हैं कि इफ़ द प्रोबेबिलिटी इज़ हाई और इम्पैक्ट इज़ हाई तो सेवेरिटी ऑटोमेटिकली क्रिटिकल हो जाती है. ठीक हो गया? तो ये चीज़ हम आगे एक 2 केसेस पढ़ेंगे अपनी कमिंग स्लाइड में, देखेंगे कि किस तरह से उसको डिफाइन कर सकते हैं. बाकी CIA के लिए कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी लेक्चर नंबर 3 को आप कंसिडर करें. और हाँ, हमारी CISSP की जो सीरीज़ है उसके अंदर भी ये चीज़ काफ़ी क्लियरली डिफाइन हुई है कि व्हाट इज़ CIA. ओके जी. फिर हमारा जो लास्ट सेक्शन है इस रिपोर्ट का, दैट इज़ द रिकमेंडेड कंट्रोल्स. तो वो सारी रिकमेंडेशन जो कि हम लोग अभी ऊपर अपनी टेक्निकल रिपोर्ट के अंदर दे चुके हैं, यहाँ पे हम उसको समराइज करके लिख देते हैं. ठीक हो गया? तो ये हमारी रिपोर्ट है, जस्ट एक सरसरी सा ओवरव्यू, और इसको मैं खोल के भी दिखा देता हूँ आप लोगों को कि ये किस तरह से हमारी ये रिपोर्ट होगी. ये रहा हमारा पहला पेज. ठीक हो गया? और ये आ गया कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपका लोगो, रेफरेंस नंबर, डेट, टाइप, ब्लैक बॉक्स असेसमेंट और डिस्क्लेमर.
फिर आपका इंडेक्स आ गया, जो भी आपका रिपोर्ट का कंटेंट है वो यहाँ पे डिफाइन है। और एक और चीज़ कि आपने जो है ना इसमें वाटर मार्क लाजमी रखना है। फॉर एग्जांपल ये मैंने जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्फिडेंशियल, ठीक है, ये आपकी डॉक्यूमेंट की क्लास टाइप को भी डिफाइन करता है, कैटेगराइज करता है कि इट इज़ अ रियली कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट। ये देखें आप यहाँ पे ऊपर हेडर में भी आ रहा है कि इट्स स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल। फिर इंट्रोडक्शन, ठीक हो गया, बिल्कुल ईजी एंड सिंपल, यहाँ पे इंट्रोडक्शन हमने रखा। देन ऑब्जेक्टिव के यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, उर्दू IT अकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट को असेस करना फॉर क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज एंड सिक्योरिटी गैप, और हमारा स्कोप क्या था, urduitacademy.com की वेबसाइट, ठीक हो गया। एग्जीक्यूटिव समरी में मैंने सिंपल वर्ड्स यहाँ पे यूज़ करें कि भाई वी वर एबल टू डाउनलोड एनी फाइल फ्रॉम द सर्वर। और हालांकि अगर आप यहाँ पे इसका वल्नरेबिलिटी का टेक्निकल नाम देखें तो ऐसा था, आर्बिट्री फाइल डाउनलोड और वर्डप्रेस प्लगइन स्लाइडर रेवोल्यूशन की वल्नरेबिलिटी थी ये, अनऑफिस्केटेड WP कॉन्फिग डाउनलोडेड, ठीक है। अगर मैं यही यहाँ पे मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव्स को लिख के दे देता आर्बिट्री फाइल डाउनलोडेड एंड वी हैव डाउनलोडेड एन अनऑफिस्केटेड वर्जन ऑफ WP कॉन्फिग, तो उनके जो है ये मतलब अंडरस्टैंडिंग में ये फाइंडिंग नहीं आती, वो इसका इम्पैक्ट रियलाइज़ नहीं कर सकते थे। बट अब मैंने किस तरीके से मैनेजमेंट को बताने की कोशिश करी कि डाउनलोड एनी फाइल फ्रॉम द सर्वर, मैनिपुलेट इनटू डेटाबेस, रीड एडिट और डिलीट कंटेंट फ्रॉम डेटाबेस, एक्सेस एडमिन पैनल ऑफ वेबसाइट बाय मॉडिफाइंग बैकएंड डेटाबेस, ठीक है जी, डिफेस द वेबसाइट। तो ये इसका इम्पैक्ट था, ये मैंने मैनेजमेंट को बताया इन एन ईजी वर्ड, ठीक है जी। द फाइंडिंग हैव द डायरेक्ट इम्पैक्ट ओवर CIA confidentiality, integrity and reputation of the company. Successful in exploitation may have financial impact on Urdu IT Academy. तो एंड ये आ गया वल्नरेबिलिटी चार्ट, हाई एक, मीडियम एक एंड जीरो लो वल्नरेबिलिटी। फिर आ गई हमारी टेक्निकल रिपोर्ट, ठीक है जी। टेक्निकल रिपोर्ट में मैं जितनी भी मुझे टेक्निकल जार्गन्स या टर्मिनोलॉजीज यूज़ करनी है मैं कर सकता हूँ, बिकॉज दिस इज़ फॉर दोज पीपल हु हैव टू फिक्स इट एंड दे आर द टेक्निकल पीपल, ठीक है जी। तो मैंने सबसे पहले क्या बताया, हेडिंग में बता दिया कि भी वर्डप्रेस प्लगइन स्लाइडर रेवोल्यूशन 4.1.4 की वल्नरेबिलिटी है। वल्नरेबिलिटी के आर्बिट्री फाइल डाउनलोड, और इसके थ्रू मैंने अनऑफिस्केटेड WP कॉन्फिग भी डाउनलोड कर ली है। स्कोर आ गया, स्कोर मैंने यहाँ पे क्या दिया कि भाई इम्पैक्ट जो है आपका कॉन्फिडेंशियलिटी पे, इंटेग्रिटी पे एंड अवेलेबिलिटी पे। सेवरिटी इज़ प्रिटी हाई क्योंकि पब्लिक फेसिंग है, और एक्सप्लॉयटेबिलिटी वेरी इजी, ठीक हो गया। डिस्क्रिप्शन दे दी, पहले मैंने ये बता दिया कि भाई व्हाट इज़ द वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी इज़ द आर्बिट्री फाइल डाउनलोड, और क्या करा सकते हैं ये, दिस वल्नरेबिलिटी कैन अलाउ एनी अटैकर टू डाउनलोड एनी फाइल फ्रॉम द सर्वर, ठीक हो गया। फिर मैंने WP कॉन्फिग के बारे में भी बता दिया कि भाई ये जो मैंने फाइल डाउनलोड करी इससे मुझे क्या चीज़ें मिली हैं, होस्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड फॉर द डेटाबेस, और द फाइल शुड बी ऑफिस्केटेड, ये भी मैंने बता दिया, टू प्रिवेंट द रिस्क इवन इफ द फाइल इज डाउनलोडेड इन फ्यूचर बाय एनी अदर वल्नरेबिलिटी, वो ऑफिस्केटेड होगी तो अटैकर उसको रीड नहीं कर सकता। अब इसकी POC क्या थी, POC सिंपल इसकी ये थी कि ये जो URL है ना, अटैकर जाके ब्राउजर में डालेगा और उसमें जो पार्ट डिफाइन कर देगा WP कॉन्फिग का, और वो फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो इसकी इसी वजह से इसकी एक्सप्लॉयटेबिलिटी ईजी हो गई। सिंपल URL ब्राउजर में खोला जिसके अंदर उसने फाइल का पाथ दे दिया, और वो उसके पास फाइल का कंटेंट आ जाएगा बिल्कुल इस तरह से जैसे यहाँ स्क्रीनशॉट में आ रहा है नीचे। तो कोई भी ये बंदा कर सकता है, वेबसाइट इज ओवर इंटरनेट, तो एक्सप्लॉयटेबिलिटी इज वेरी इजी, और सेवेरिटी इसकी बहुत हाई है। क्यों? क्योंकि इम्पैक्ट इसका बहुत बुरा है, तीनों चीज़ें हमारी इम्पैक्ट कर रही है, CIA, ठीक हो गया। फिर मैंने इसका सोल्यूशन क्या दिया, अपडेट द प्लगइन टू द लेटेस्ट वर्जन एंड ऑफिस्केट WP कॉन्फिग फाइल, ये दो मैंने रिकमेंडेशंस दी। CVE का रेफरेंस दे दिया, और एक्सप्लॉइट DB का POC दे दी कि भाई आप भी किस तरह से इसको रिप्रोड्यूस कर सकता हूँ। मैंने लोकेशन बता दी कि भाई मैंने इंटरनेट से करा और ये रिमोट एक्सप्लॉइटेशन थी, आई वाज नॉट ऑन योर नेटवर्क, मींस के इससे ये बात उन्हें पता चल जाएगी कि अगर मैं अपने घर से भी होऊंगा या दुनिया के किसी भी कोने से मैं इस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ। सो दिस इज द फर्स्ट टेक्निकल समरी, फर्स्ट टेक्निकल रिपोर्ट, ठीक है। फिर सेकंड फाइंडिंग जो मैंने रिपोर्ट करी है इज द अननेसेसरी रीड मी एंड लाइसेंस फाइल डाउनलोडेड, ठीक है जी। इसका इम्पैक्ट क्या था कि भाई सिर्फ कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो रही है और बेसिक लेवल इन्फॉर्मेशन अटैकर को मिल रही है, इस वजह से इसकी सेवेरिटी मीडियम हो गई, ठीक हो गया, क्योंकि इम्पैक्ट को इतना हाई नहीं है बट एक्सप्लॉयटेबिलिटी ईजी है। डिस्क्रिप्शन दे दी मैंने इसकी यहाँ पे कि भाई इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, कि इससे हो क्या रहा है कि एनी अटैकर कैन एक्सेस द रीडमी एंड ओपन टेक्स्ट फाइल टू डिटरमाइन द वर्जन्स ऑफ रनिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। जब उसको वर्जन्स पता चल जाएंगे तो इट विल हेल्प हिम टू प्लान दी अटैक, और जो है वो रेलेवेंट और रिलेटेबल एक्सप्लॉइट्स उसके ऊपर लॉन्च कर सके, ठीक हो गया। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट मैंने लगा दी, उसके अंदर दिखा दी कि भी PHP का वर्जन आ रहा है, MySQL का वर्जन आ रहा है, रिकमेंडेड
जो भी चीज़ें होती हैं वो मैंने नीचे लिख दिया कि भाई रिमूव ऑल अननेसेसरी रीडमी एंड लाइसेंस फाइल, और लोकेशन बता दी इंटरनेट और रिमोट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे इसकी स्कोरिंग हो गई। अच्छा जी, फिर लास्ट सेक्शन रिकमेंडेड कंट्रोल्स का, जितने भी ऊपर मैंने कंट्रोल्स बताए थे वो मैंने यहाँ पे समराइज करके लिख दिए। ठीक हो गया, तो दिस इज़ द रिपोर्ट और इट्स वेरी इजी एंड सिंपल। और नाउ केसेस के ऊपर बात कर लेते हैं। मैंने कहा था कि मैं कुछ केसेस बताऊंगा हमारे स्कोरिंग को समझने के लिए थोड़ा सा। एक केस जिसमें भी देयर इज़ अ एबीसी कंपनी, वहाँ पे एक वेब बेस्ड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम चल रहा है एंड दैट सिस्टम इज़ नॉट एक्सपोज टू इंटरनेट, सिर्फ इंटरनल नेटवर्क पे चल रहा है एंड इज़ यूज बाय 10 कॉर्पोरेट यूजर्स। ठीक है, 10 से ज़्यादा लोग उसे यूज़ नहीं करते हैं। वल्नरेबिलिटी क्या थी उसमें? एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी थी। ठीक है, और उस वल्नरेबिलिटी के थ्रू वो सिर्फ डेटा रीड कर सकता था, एडिट और डिलीट नहीं कर सकता, सिर्फ इंजेक्ट करके डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकता था। और वल्नरेबिलिटी थी कहाँ पे? एडमिन पैनल के अंदर थी, और उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए एडमिन पैनल लॉगिन होना लाजमी था, और एडमिन यूज़र भी उनका सिर्फ एक था। ठीक हो गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी लो हो गई। क्यों लो हो गई? उसकी वजह क्या थी? एक तो सिस्टम इंटरनल नेटवर्क पे, इंटरनेट पे एक्सपोज नहीं है इंटरनल नेटवर्क पे, फिर उसके सिर्फ 10 यूज़र्स हैं, कॉर्पोरेट यूज़र्स। ठीक हो गया, और एक एडमिन यूज़र है। ठीक है, वल्नरेबिलिटी का है एडमिन पैनल के अंदर, और वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने के लिए आपको एडमिन पैनल को लॉगिन करना पड़ेगा। तो इन वजूहात की बेस पे, इन रीजनिंग की बेस पे इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी ऑकरेंस के चांसेस बहुत कम हो गए कि भाई इसको एक्सप्लॉइट करना इतना आसान नहीं है। पहले तो अटैकर को इंटरनल नेटवर्क पे आना पड़ेगा, इंटरनल नेटवर्क पे आने के बाद उसको एक एसीएल बाईपास करनी पड़ेगी उस सिस्टम को की रीचेबिलिटी लेने के लिए, फिर उसको एडमिन पैनल को क्रैक करना पड़ेगा, मीन्स कि एडमिन पैनल के भी क्रीडेंशियल्स चाहिए, फिर वो एडमिन लॉगिन करने के बाद उसको जो है एसक्यूएल इंजेक्शन करेगा, और फिर वो सिर्फ जो है डेटा रीड कर सकता है, एडिट और मॉडिफाई नहीं कर सकता। ठीक हो गया, तो प्रोबेबिलिटी इसकी हो गई लो, और इसी वजह से इसकी एक्सप्लॉइटेबिलिटी भी डिफिकल्ट हो गई, क्योंकि एसक्यूएल इंजेक्शन को एक्सप्लॉइट करना इतना आसान हो नहीं रहा था। ठीक हो गया, इम्पैक्ट क्या था? सिर्फ कॉन्फिडेंशियलिटी पे था। कॉन्फिडेंशियलिटी पे इम्पैक्ट क्यों था? क्योंकि वो डेटा सिर्फ रीड कर सकता था, एडिट और मॉडिफाई नहीं कर सकता था, ना डिलीट कर सकता था। अब इसकी सेवेरिटी क्या रेट होगी? हाई और मीडियम। अगर मैं होता तो मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इसको मीडियम रेट करूंगा, क्रिटिकल और हाई रेट नहीं करूंगा। बट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की डिफरेंट पॉलिसीज होती हैं, वो सर्टेन लेवल पे इम्पैक्ट को देखती हैं, रिस्क को रेट करती हैं, उनका रिस्क एपिटाइट होता है कि वो कितना रिस्क हजम कर सकती हैं, एब्जॉर्ब कर सकती हैं, उस बेस पे वहाँ पे सेवेरिटी रेटिंग होती है। ठीक है, तो अगर मैं इसको कहीं देखता तो मैं इसको एज अ मीडियम रिस्क देखता, बट कहीं ना कहीं ये कोई ऑर्गेनाइजेशन कह सकती है कि यार ये हाई लेवल रिस्क भी हो सकता है बट नॉट क्रिटिकल। ठीक हो गया, दिस इज द फर्स्ट केस। नाउ द सेकंड केस इज के एक एबीसी बैंक है, और उसका जो इंटरनेट बैंकिंग का जो पोर्टल है उसमें एक वल्नरेबिलिटी है। वल्नरेबिलिटी क्या है कि किसी भी कस्टमर का अकाउंट का पासवर्ड, इंटरनेट बैंकिंग के अकाउंट का पासवर्ड रीसेट किया जा सकता है, और उसकी फाइनेंशियल पिन को ब्रूट फोर्स किया जा सकता है। ठीक है, आफ्टर दिस इम्पैक्ट क्या है कि अटैकर कैन मेक सक्सेसफुल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, मतलब अटैकर उस कस्टमर के अकाउंट से पैसे निकाल सकता है। ठीक है, वल्नरेबिलिटी की बेस क्या थी? जैसे ऊपर एसक्यूएल इंजेक्शन था, ये इसकी बेस थी बिजनेस लॉजिकल फ्लॉ। ठीक है जी, ये लॉजिकल फ्लॉ था, और इसकी प्रोबेबिलिटी देन ऑकरेंस जो थी इसकी बहुत हाई थी। हाई होने की वजह रिपीट करता हूँ, सिस्टम इंटरनेट पे एक्सपोज्ड है। ठीक है, सेकेंड थिंग इज के आपको कोई एसीएल बाईपास नहीं करनी। थर्ड थिंग इज के कोई भी अटैकर किसी भी कस्टमर का, किसी भी यूजर का अकाउंट का पासवर्ड रिसेट कर सकता है, उसको कोई ऐसी चीज नहीं चाहिए। थर्ड थिंग इज के एक्सप्लॉइट करना आसान है, सिंपल फील्ड मैनिपुलेशन थी यहाँ पे, बिजनेस लॉजिकल फ्लॉ था। ठीक है जी, तो एक्सप्लॉइटेबिलिटी बहुत ईजी हो गई, मीन्स के कोई स्क्रिप्ट किडी भी इसको एक्सप्लॉइट कर सकता है। ठीक हो गया, नाउ इम्पैक्ट क्या आ गया यहाँ पे? इम्पैक्ट आ गया कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे ब्रीच हुई? कस्टमर का पासवर्ड, अकाउंट का पासवर्ड रिसेट हुआ, अटैकर को उसका बैलेंस वगैरह पता चलना शुरू हो गया, कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो गई। फिर फाइनेंशियल पिन ब्रूट फोर्स हुई, वो ट्रांजैक्शन कर सकता है, उसके अकाउंट का, कस्टमर के अकाउंट का बैलेंस चेंज हो जाएगा, इंटेग्रिटी ब्रीच हो गई। नंबर थर्ड थिंग, पासवर्ड चेंज हो गया, तो जिस कस्टमर को अकाउंट एक्सेस करना था वो उसको अवेलेबल ही नहीं है, अवेलेबिलिटी भी ब्रीच हो गई। ठीक हो गया, तो सी आई, ये तीनों चीजें ब्रीच हो गई। अब सिस्टम की सेवेरिटी क्या बनी? क्रिटिकल बनी। दिस इज वेरी क्रिटिकल सेवेरिटी फाइंडिंग। ठीक हो गया, तो
इस बेस पे हम अपनी जो है रिपोर्ट के अंदर स्कोरिंग कर रहे होते हैं, केस टू केस, सिनेरियो टू सिनेरियो। ये चीज़ें सिवियरिटी आपकी वेरी करती हैं। इट्स नॉट ऑलवेज द केस कि भाई एचक्यूएल इंजेक्शन है तो सिवियरिटी इसकी क्रिटिकली होगी। समटाइम्स इट कुड बी हाई और इट कुड बी मीडियम एज वेल। ठीक हो गया। अच्छा, एक हमारे पास, स्पेशली मेरे पास काफ़ी लोगों के कुछ क्वेश्चंस आए थे। कुछ तो नहीं, खैर अच्छे खासे क्वेश्चंस आए थे। दे हैव रीच मी आउट ओवर लिंक्डइन एंड फेसबुक और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। हमारे फेसबुक के पेज पे भी काफ़ी सारे लोगों ने, ग्रुप में काफ़ी सारे लोगों ने उर्दू आईटी के पेज पे क्वेश्चंस और कंसर्न्स रेज करे थे। तो उनमें से कुछ जनरल क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट करे हैं और मोस्ट ऑफ द पीपल हैव द सेम क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीईएच एंड ओएससीपी। तो सीईएच का भी जो लेटेस्ट 10 V10 वर्जन चल रहा है और इट्स बाय इसी काउंसिल, ठीक है जी। इट्स अ नॉन प्रैक्टिकल एग्जाम, एमसीक्यूज बेस्ड एग्जाम है ये। और इसका जो एग्जाम वाउचर है अभी एज ऑफ टुडे, जो मैं इसी काउंसिल के स्टोर पे गया था, तो इट्स अराउंड $1200। और अगर आपके लोकेलिटी में या सिटी में इसी काउंसिल के पार्टनर्स हैं तो आपको ये वाउचर मतलब उनके थ्रू डिस्काउंटेड प्राइस में भी मिल सकता है, मिल जाता है, मतलब 50% ऑफ द कॉस्ट फिर आपको पड़ती है। तो दिस इज सीईएच नॉन प्रैक्टिकल एग्जाम है। इसका अब एक इसी काउंसिल ने प्रैक्टिकल वर्जन भी निकाल दिया है, तो वो भी है। बट मोस्ट ऑफ द पीपल जिन्होंने सीएच अटैम्प्ट किया हुआ होता है वो नॉन प्रैक्टिकल एग्जाम किया हुआ होता है, एमसीक्यूज बेस्ड एग्जाम। ऑन दी अदर हैंड ओएससीपी इज बाय ऑफेंसिव सिक्योरिटी। और इसके बारे में मैं एक बात कहूँगा कि दिस इज नॉट अ डेस्टिनेशन बट ओएससीपी इज अ कंप्लीट जर्नी। आपको एक पूरे एक्सपीरियंस के थ्रू गुजरना पड़ता है इन ऑर्डर टू अटेम्प्ट ओएससीपी। वंस यू एनरोल फॉर इट तो आपको तकरीबन 20 दिन लगते हैं कि आपकी जो है एक लैब होती है उसको आपने अटेंड करना पड़ता है, ठीक है। और उसको कहते हैं पेन टेस्टिंग विद काली लिनक्स, PWK उसका कोड है। वो आप लेते हैं, उसके साथ आपको 30, 60 या 90 डेज के एक्सेस लेना पड़ता है। तो OSCP अटैम्प्ट करने से पहले आपको ये लैब लाजमी करनी है, ठीक है। और 30 डेज की प्राइस जो है वो $800 है, 60 डेज के लिए 1000 और 90 डेज के लिए 1150 इज द प्राइस इन US डॉलर। और जब आप ये लैब कर लेते हैं तो फिर आप एग्ज़ाम जो है वो OSCP का दे सकते हैं। और इन केस के अगर आप फेल हो जाएं तो उसकी जो रीटेक कॉस्ट है वो आई गेस के $60 है। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि जो मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा, मैंने काफ़ी लोगों को भी देखा कि वो 30 डेज़ के बजाय 60 या 90 डेज़ की लैब को प्रेफर करते हैं। उसकी वजह ये है कि OSCP जो है आपसे मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपोजर मांगता है और इट्स नॉट एन ईजी जॉब कि आप जो है OSCP मतलब क्लियर करना कोई आसान काम नहीं है, ठीक है। आपको एफर्ट्स और हार्ड वर्क काफ़ी करना पड़ेगा एज कंपैरेटिवली सीईएच के। तो देर इज़ अ वाइड डिफरेंस बिटवीन दीज टू एग्जाम्स और इन दोनों के लिंक्स मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। इस लिंक पे जाके आप एनरोल कर सकते हैं फॉर द रिकमेंडेड एग्ज़ाम। सेकंड क्वेश्चन कि भाई जो हमारी जो सीरीज़ थी इज इट सीईएच और OSCP। तो ये जो सीरीज़ है इट्स नीदर सीईएच नॉर OSCP, ठीक है। हमने एक ऐसा कोर्स डिज़ाइन करा था कि जो कि बेसिक लेवल कोर्स हो, ठीक है, और इट विल लीड यू टू सीईएच और OSCP और एनी अदर पेनिट्रेशन टेस्टिंग सर्टिफिकेशन, ठीक है। बट दिस इज नॉट सीईएच और OSCP और एनी अदर सर्टिफिकेशन, इट्स जस्ट अ पेन टेस्टिंग कोर्स एंड अ बेसिक लेवल पेन टेस्टिंग कोर्स। देन काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये कंसर्न था कि हाउ कैन आई मेक माई ओन लैब्स। तो देखिए, लैब्स के लिए मेटास्प्लॉइटेबल एक लिनक्स का वर्जन आता है मेटास्प्लॉइट को प्रैक्टिस करने के लिए, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अनपैच विंडोज़ और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड करें, उसको डिप्लॉय करें, फिर उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करें। एंड देन द थर्ड थिंग जो कि CTFs हम कहते हैं, ये आप प्ले करने की कोशिश करें। वन हब पे जाएँ, वहाँ से CTF डाउनलोड करें और उसको ऊपर प्रैक्टिस करें आप लोग। और अगर कहीं पे स्टक हो रहे हैं तो CTFs के वॉक थ्रूज भी आते हैं, उन वॉक थ्रूज को पढ़ें और फिर आइडिया करने की कोशिश करें कि हाउ द पेन टेस्टिंग या हैकिंग एक्चुअली वर्क्स। हैकिंग में टूल्स का इतना कमाल नहीं है जितना आपका अप्रोच का कमाल है। आपकी अप्रोच होगी पेन टेस्टिंग की या हैकर वाली अप्रोच होगी तो डेफिनेटली आप एक अच्छे पेन टेस्टर बनेंगे। ये जो चीज़ है आपको CTFs के थ्रू आपको क्लियर होती है कि भाई पेन टेस्टर की अप्रोच क्या होनी चाहिए, ठीक है जी। Now the another question was कि what about the advanced series of ethical hacking? So definitely we are in pipeline to launch the another series. It could be web pen testing, digital forensics or any advanced series. तो
इट इज़ इन पाइपलाइन और डेफिनेटली इस कोर्स के बाद हमने आगे भी मूव करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के हाउ कैन आई गेट अ पेन टेस्टिंग जॉब। तो देखें, बिफोर इन ऑर्डर टू गेट अ पेन टेस्टिंग जॉब यू नीड टू डेवलप एंड ग्रूम योर सेल्फ टू अटेंड और टैकल एनी इंटरव्यू रिलेटेड टू पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ठीक है जी। तो आपको हमेशा अपने आप को प्रिपेयर करना है, और प्रिपेयर आपको शुरू से करना है, नॉट आफ्टर के भाई अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी तो प्रिपेयर करूंगा। अपॉर्चुनिटी आपको कभी बता के नहीं आती, कभी भी आ जाती है। कोई भी दिन हो सकता है कि आप देख रहे हो कि जी मेरी अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में पेन टेस्टर की अपॉर्चुनिटी है, या किसी भी अदर ऑर्गेनाइजेशन में पेन टेस्टिंग की अपॉर्चुनिटी, और मैं वहाँ जा सकता था अगर मुझे पेन टेस्टिंग आती होती। तो यू नीड टू ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड। और द थर्ड थिंग इज के अगर आपको पेन टेस्टिंग की फॉर एग्जांपल जॉब नहीं मिल रही एंड यू आर अ फ्रेश ग्रेजुएट, तो डोंट वेट फॉर कि भाई जब तक पेन टेस्टिंग की या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में जॉब नहीं मिलेगी मैंने करियर ही नहीं स्टार्ट करना। आप किसी भी रेलेवेंट आईटी जॉब से अपना करियर स्टार्ट करें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर अ डेवलपमेंट गाय यू कैन स्टार्ट विद डेवलपमेंट, और यू आर अ नेटवर्क गाय आप नेटवर्क से स्टार्ट हो जाएं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर से स्टार्ट हो जाएं, बट एटलीस्ट अपना करियर स्टार्ट करें। क्योंकि यही वो एक्सपीरियंस है जो कि आपके डेवलपमेंट का या नेटवर्क का या इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एक्सपीरियंस है, यही इन फ्यूचर जब आप सिक्योरिटी में अपने आप को स्विच करेंगे तो यही एक्सपीरियंस काफ़ी आपका काउंट करेगा और ये आपको हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल डेवलपमेंट का अगर आपका एक्सपोजर है देन यू विल बी अ गुड एप्लीकेशन सिक्योरिटी, मतलब एनालिस्ट और इंजीनियर। ठीक है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी आपकी एक्सपर्टी बन जाएगी। इफ़ यू आर अ नेटवर्क गाय नेटवर्क सिक्योरिटी आपकी एक्सपर्टी बन सकती है। सेम केस एज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आप एटलीस्ट अपना करियर स्टार्ट करें, ये नहीं कि भाई पेन टेस्टिंग की जॉब मिलेगी ही तो मैं करियर स्टार्ट करूंगा, मुझे अच्छी खासी पेन टेस्टिंग वैसे ही आ गई, ऐसा नहीं होता। आपने अपना करियर स्टार्ट करना है, जब आपको एक्सपोजर हो जाता है एक पर्टिकुलर फील्ड का देन यू स्टार्ट सर्चिंग और लुकिंग फॉर द जॉब, ताकि आप अपने आप को शिफ्ट कर सकें टू द सिक्योरिटी साइड। ठीक हो गया। फिर द फोर्थ थिंग इज के यू हैव टू डू योर मार्केटिंग। ठीक है, जब तक लोगों को पता नहीं होगा कि यू आर गुड इन एप्लीकेशन सिक्योरिटी और यू आर गुड इन साइबर सिक्योरिटी और पेनिट्रेशन टेस्टिंग, दे विल नेवर लाइक ऑफर यू और अप्रोच यू। ठीक है जी। तो उसका क्या तरीका है कि मेक योर प्रॉपर लिंक्डइन प्रोफाइल। ठीक है, बी सोशल प्रोफाइल्स अपनी बनाएं, आपके जो डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनमें पार्टिसिपेशन शो करें, अपनी आर्टिकल्स लिखें, ब्लॉग्स लिखें और कंट्रीब्यूट करें। इससे लोगों को पता चलेगा कि भाई दिस गाय हैज़ द रेलेवेंट नॉलेज ऑफ द सिक्योरिटी डोमेन, एंड द HR पर्सनल और द रेलेवेंट पर्सनल विल कॉन्टैक्ट यू कि भाई आप हमारे पास व्हाई डोंट यू वर्क इन द सिक्योरिटी टीम दैट वी हैव ओवर हियर, वी आर प्लानिंग टू बिल्ड अ सिक्योरिटी टीम, बी अ पार्ट ऑफ इट। तो इस तरह की फिर अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। ठीक है जी। तो आपने मार्केटिंग करनी है, इसको मैंने इसीलिए जो है ना बोल्ड किया है कि आप सब कुछ कर लें लेकिन अपनी मार्केटिंग ही ना करें तो नो वन विल अप्रोच यू। फिर फाइव लास्ट थिंग इज के भाई कीप लुकिंग एंड ट्राई टू अप्रोच टू द राइट पर्सन फॉर द जॉब। तो सर्च को जारी रखना, फिर डेफिनेटली एक ना एक दिन आपको जॉब मिल जाती है। अच्छा जी, एक और सवाल था कि कैन आई डू अ जॉब इन सॉक विद द हेल्प ऑफ दिस कोर्स। तो डेफिनेटली भाई दिस कोर्स इज़ नॉट फॉर द सॉक पीपल, सॉक इज़ अ डिफरेंट स्टोरी एंड यू कांट डू इट। ठीक है जी, इस कोर्स को लेके यू कांट डू अ जॉब इन सॉक। अच्छा, हमारे कुछ शुरू के कोर्सेज थे जिसकी ऑडियो थोड़ी लो थी, तो वो प्रॉब्लम आई थिंक इतना बड़ा इशू नहीं था। काफ़ी लोगों ने मुझे कहा था कि ऑडियो लो है, बट उसका रेजोल्यूशन ये था कि आप जो है प्रॉपर पीसी स्पीकर्स यूज़ करें या हेडफोन्स यूज़ करें। ठीक है जी, लैपटॉप स्पीकर्स का साउंड बाज़ औक़ात लो होता है तो यू कैन नॉट गेट ऑन इट, तो यूज़ द प्रॉपर हेडफोन्स और स्पीकर्स इफ़ यू आर गेटिंग लो वॉइस इशू। ठीक है, और बड़े लिमिटेड यूज़र्स को ये इशू था, तो जिनको इशू फेस हुआ है आई एम सॉरी फॉर इट, लेकिन उसका रेजोल्यूशन क्या है कि यूज़ पीसी स्पीकर्स और हेडफोन्स, आपका ये प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाएगा। फिर इंस्टीट्यूट के बारे में लोगों ने पूछा था मुझसे काफ़ी कि भाई ऑन प्रेमिस हम इसको कहाँ कर सकते हैं या प्रैक्टिस कहाँ कर सकते हैं। तो इस पर हम लोग कुछ कमेंट नहीं कर सकते बिकॉज वी डोंट जज अदर पीपल एंड अदर इंस्टीट्यूट्स, वी जस्ट ट्राई टू पुट आवर बेस्ट एफर्ट्स फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। देन एक और मेरे पास जो कॉमन क्वेश्चन था कि भाई नॉन आईटी डिग्री एंड वी डोंट हैव द गुड मार्क्स बट वी वांट टू परसू द साइबर सिक्योरिटी, तो डेफिनेटली क्यों नहीं कर सकते। इफ़ यू आर रियली पैशनेट एंड डिटर्मिन्ड अबाउट इट, यू आर हार्ड वर्किंग, तो यू कैन ऑलवेज स्विच योर फील्ड। और एंड दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट द साइबर सिक्योरिटी, इट्स अबाउट एनी फील्ड इन द वर्ल्ड कि इफ़ यू आर डिटर्मिन्ड पैशनेट एंड हार्ड वर्किंग, आपका बैचलर्स किसी भी फील्ड में हो, आप हमेशा अपनी फील्ड को स्विच कर सकते हैं बाय सर्टेन स्ट्रेटजी, सर्टेन लेवल ऑफ सर्टिफिकेशंस करके, सर्टेन वेज में पीजीडीज या डिप्लोमा या अपना जो है
रिसर्च वर्क करके आप अपनी फील्ड को स्विच कर सकते हैं। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जो है ना, हम कहते हैं कि यार इफ़ यू आर पैशनेट या डिटरमिन्ड, जो बातें मैंने अभी कही हैं, लोग कहते हैं कि यार ये तो सिर्फ बातें हैं। एक्चुअल में अगर किसी ने जो है किसी की डिग्री इज़ लाइक किसी ने बीए करा हुआ है इन आर्ट्स, या किसी ने एमए करा हुआ है, या किसी ने बीकॉम करा हुआ है, या किसी ने बीएस इन इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी हुई है, तो हाउ कैन ही परसू द साइबर सिक्योरिटी फील्ड? तो जब तक हम कोई लाइव एग्जांपल नहीं देख लेते, हम इस पे जो है ना ट्रस्ट नहीं करते। तो आप लोगों के लिए ये सवाल मुझसे एक दफ़ा पहले भी, आई हैव बीन गिविंग द ट्रेनिंग्स इन कराची डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स, तो वहाँ पे भी मुझसे किसी ने करा था। तो वो जो स्टूडेंट था मेरा, ही वाज डूइंग द बीकॉम, और उसने मुझे कहा था कि सर मैं तो बीकॉम हूँ, और आप तो ऑलरेडी आप इतना हाई फाई पढ़े हुए हैं, तो आपके लिए तो जॉब मिलना आसान है, हमें कौन जॉब देगा, हमें कौन परसू करेगा? तो फिर मैंने उस वक्त उनको कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अगले दिन जब मैं क्लास में गया तो आई वेंट विद अ कॉपी ऑफ माई बीकॉम डिग्री एंड आई शोड इट टू देम कि मैं भी आप ही की तरह का एक स्टूडेंट हूँ, और मैंने भी बीकॉम किया हुआ था विद लिमिटेड रिसोर्सेज, बट टुडे मैंने अपनी फील्ड सक्सेसफुली मैंने स्विच कर ली, और आज मैं एक बैंक में, लोकल बैंक में पाकिस्तान के, साइबर सिक्योरिटी का पूरा यूनिट जो है मैं उसको हेड करता हूँ, और वो यूनिट मुझे रिपोर्ट करता है। तो यू कैन ऑलवेज डू इट, ठीक है। ये दिखाने का मकसद ये था कि आपको रियल लाइफ एग्जांपल दे दी जाए कि भाई ऐसे लोग इस दुनिया में मौजूद हैं। बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब्स, दे आर द लिविंग एग्जाम्पल्स जो हमारे सामने, देवर नथिंग है, और आज वो बिलियनर्स बन के बैठे हुए हैं, दे हैव एवरीथिंग, दे हैव सेट एन एग्जाम्पल। सो यू कैन ऑलवेज डू इट, जस्ट यू नीड टू हैव द पैशन, डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्किंग। और ये चीज़ आएगी आगे कैसे? डायरेक्शन एंड स्ट्रेटेजी से। आपके अंदर ये मोटिवेशन होनी चाहिए, पेशेंस, परसिस्टेंसी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू पुट द बेस्ट एफर्ट्स। ये सिर्फ बातें नहीं है, मैंने इसीलिए प्रीवियस स्लाइड में एक अपनी डिग्री का स्क्रीनशॉट लगाया हुआ था, ताकि आप लोग को ये अंदाज़ा हो जाए कि दिस इज़ एक्चुअली प्रैक्टिकली पॉसिबल। यू कैन ऑलवेज डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड विद द मोटिवेशन, विद द इंस्पिरेशन, और दी हार्ड वर्क। ठीक है जी, इन तीन चीज़ों को आप साथ रखते हुए दुनिया में कोई भी टारगेट, कोई भी चीज़ अचीव कर सकते हैं। कंसीडरिंग द पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ठीक है जी, एक बात याद रखें, हमने अपनी सीरीज़ में टूल्स पढ़े, काफ़ी सारी चीज़ें करी। एक बात याद रखें, टूल्स आपको कभी भी एक अच्छा पेनिट्रेशन टेस्टर नहीं बनाएंगे। टूल्स विल नॉट और विल नेवर मेक यू अ गुड पेनिट्रेशन टेस्टर, बट योर थॉट प्रोसेस एंड अप्रोच विल। और इस कोर्स के अंदर जो मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि मैं आपका जो एक थॉट प्रोसेस है, जो पेन टेस्टिंग की जो अप्रोच है, उसको डेवलप किया जा सके। तो मोस्ट बिल गेट्स की एक बड़ी मशहूर कोट है, इफ़ यू आर बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ़ यू डाई पुअर देन डेफिनेटली इट्स योर मिस्टेक। ठीक है जी, तो ये था हमारा लास्ट लेक्चर, और थ्रू आउट द सीरीज ऑलमोस्ट एक साल होने वाला है। पहला लेक्चर जनवरी में पब्लिश हुआ था। आई हैव रिकॉर्डेड इट इन लाइक, पहला लेक्चर जो मैंने रिकॉर्ड किया था वो आई गेस के अक्टूबर या नवंबर में मैंने रिकॉर्ड करा था, और आई थिंक के काफ़ी अच्छा जर्नी रहा। ठीक है, वी आर प्लानिंग विद द एडवांस सीरीज एज वेल। ठीक है, इट कुड बी द वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग और डिजिटल फॉरेंसिक्स, इन दो में से कोई एक सीरीज़ होगी। तो लेट्स सी कि आपसे फिर नेक्स्ट किस सीरीज़ में मुलाकात होती है। और जो है, इफ़ यू हैव क्वेरीज एंड कंसर्न्स, तो डेफिनेटली आप मुझे लिंक्डइन पे अप्रोच कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पे उर्दू IT अकेडमी का पेज है, उसको लाइक करें। ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन करके वहाँ पे जो भी आपको कंसर्न है वो आप पोस्ट कर सकते हैं, और डेफिनेटली मैं भी उस ग्रुप में हूँ, तो आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू योर ईच कंसर्न, आई विल ट्राई माई बेस्ट। अच्छा, लास्ट थिंग इज़ के मेरा भी ये एक यूट्यूब का चैनल है, तो यू गैस कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू इट, जहाँ पे मैं अदर देन एथिकल हैकिंग और ट्रेनिंग का डिफरेंट स्टफ दैट इज़ नॉट रिलेटेबल टू माई कोर्स, जो कि मैं यहाँ पे बातें नहीं कर सकता, आई विल ट्राई टू डू इट ओवर देयर। सी यू देन, और फिर मुलाकात होती है आपसे अगली सीरीज़ में।